बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के अध्याय 14 को। और अध्याय का नाम देख सकते हो, यह है प्राकृतिक संपदा या फिर नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां पर हम लोग अब देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। तो बच्चों, प्रकृति में पाई जानी वे सारी चीजें जिनका उपयोग हम लोग अपने लिए करते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो या फिर खनिज हो, जो भी चीज हम प्राप्त कर रहे हैं प्रकृति से बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संपदा कहते हैं। तो बच्चों, जो प्राकृतिक संपदा है उसके बिना क्या हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जब हम वायु ले रहे हैं बच्चों, जो पानी पी रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, जो प्रकृति के चीजों का उपयोग कर रहे हैं, उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों? प्राकृतिक संपदा कह रहे हैं। तो देख सकते हो प्राकृतिक संपदा क्या है? जिस वस्तु का उपयोग हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं उसे संपदा कहते हैं। तो जिस वस्तु का उपयोग हम लोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं उसे संपदा कहते हैं। और जो चीज हमें प्रकृति से मिल रही है और उसको हम लोग अपने लिए यूज करें उसको हम लोग प्राकृतिक संपदा कहेंगे। और जो संपदा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, जिसे हम लोग अपने लिए यूज कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जैसे जल हो गया, वायु, मिट्टी, पौधे भी हो गए, पशु भी हो गए, खनिज भी हो गया, ये सब क्या हो गए बच्चों? प्राकृतिक संपदा हो गए। ठीक है। तो जो प्राकृतिक संपदा है बच्चों, उसी का हम लोग उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं और उससे अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन क्या तुमने सोचा है कि जो प्राकृतिक संपदा है इसको यदि बहुत ज्यादा दोहन कर लिया जाए, शोषण कर लिया जाए, तो हो सकता है कि ये प्राकृतिक जो संपदा है वह क्या हो जाए? कम होना शुरू हो जाए। या फिर हम प्राकृतिक संपदा जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, उसको प्रदूषित करना शुरू कर दें। तो ये समस्याएं हैं बच्चों, और इन्हीं में से कुछ समस्याओं के बारे में यहां हम लोगों को पढ़ना भी है कि किस तरीके से प्राकृतिक संपदा समाप्त हो सकता है, किस तरीके से प्राकृतिक संपदा को हम लोग को बचा के रखना चाहिए, किस तरीके से जो प्राकृतिक संपदा है उसमें हम लोग पल्यूट कर रहे हैं या उसको हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, उसको कम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ ना कुछ बताई जाएंगी। तो यहां देख सकते हो हम लोग सबसे शुरू करते हैं यहां जीव मंडल से। तो जीव मंडल से पहले बच्चों, तुम तो जानते हो कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी स्थल मंडल और जल मंडल दोनों पाया जाता है। स्थल मंडल क्या हो गया? जो स्थल का भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। और जो तुम्हारा जल का भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल मंडल। तो तुम जानते हो कि लगभग 70-71% क्या है? जल का भाग है पृथ्वी का, और 30% लगभग भाग क्या हो गया? स्थल का। इस तरीके से स्थल मंडल हो गया जो स्थल का भाग है, और जल मंडल हो गया जो जल का भाग है। और बच्चों, यहां देखोगे कि हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर ये जो वातावरण दिख रहा है यह वायु से घिरा हुआ है बच्चों, जिसका बहुत ज्यादा उपयोग है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो बच्चों, अब देखोगे कि वह स्थान जहां पर स्थल मंडल भी है, वायुमंडल भी है, जल मंडल भी है, इन तीनों के एक साथ मिलने से जीवन की संभावना बनती है और जैव मंडल या जीव मंडल या बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो देख सकते हैं यहां स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल जब मिल रहा है तो वहां पर जीवन संभव होता है, वहां पर जीवन की उत्पत्ति होती है और वहां जो प्राणी होते हैं वो निवास करते हैं। तो उस तरीके से ये जैव मंडल या जीव मंडल, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो देख सकते हो यहां पर यह है जल मंडल, ये है स्थल मंडल और ये है वायुमंडल। तो यहां जो स्थान हो रहा है वहां पर जीवन की संभावना है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जीव मंडल बोलते हैं। इस तरीके से तुम यहां पर देख सकते हो। अब बच्चों, यदि जीव मंडल के घटकों को देखा जाए तो जीव मंडल में दो प्रकार के घटक तुमको दिखेंगे। तो जीव मंडल कोई खतरनाक चीज नहीं है। जहां भी तुम रह रहे हो वहां तुम देखोगे कि वहां स्थल है
और स्थल के साथ पानी भी है और साथ ही साथ हवा भी है। तो वहां पर ये जो सारे तत्व हैं, जैसे कि स्थल का मिट्टी हो गया, हवा हो गया, प्रकाश हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया, जल हो गया, ये सारे चीज को हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल के अजैविक घटक। क्या कहते हैं बच्चों, बताओ? स्थल मंडल के अजैविक घटक या अजैव घटक या निर्जीव, जो भी बोल सकते हो। तो ये हो गया अजैव घटक, जैसे कि वायु हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, सनलाइट यानी धूप हो गया। ये किसी स्थान पे रहते हैं तभी वहां फिर जीवित जो प्राणी होते हैं वो वहां निवास करते हैं। तो देखोगे कि दोनों चीज वहां पर हैं। जैव मंडल में या जीव मंडल में अजैव घटक तुमको देखने को मिलेगा, ये सारा चीज तुमको देखने को मिलेगा किसी स्थान पर। और साथ ही साथ वहां पर तुमको पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, ये सारा चीज भी देखने को मिलेगा, सूक्ष्म जीव भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा क्या बनाता है बच्चों, जैविक घटक बनाता है, जैव घटक बनाता है, बायोटिक कंपोनेंट बनाता है। जो वर्ड लिखना चाहो लिख सकते हो। हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं, एक वर्ड के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके से वर्ड को लिखा जाता है। तो जैव मंडल में दो घटक हो गए मुख्यतः, एक हो गया जैविक घटक और एक क्या हो गया, अजैविक घटक। तो जैविक घटक मतलब लिविंग कंपोनेंट हो गया, जो जीवित वहां पर जो भी चीज है उस सबको किस में डाल देते हैं, जैविक घटक में। पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हो गए, वो सारे क्या हो गए, जैविक घटक में आ गए। और अजैविक घटक में क्या आ गया, वही जो वहां पर वायु है, मृदा है, जल है, धूप है, ये सारा क्या हो गया बच्चों, ये अजैविक घटक हो गया। तो जरा कल्पना करो कि इन अजैविक घटक के बिना क्या ये जैविक घटक निवास कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं बच्चों। किसी एक स्थान में यदि पेड़ पौधे को रहना है बच्चों, यदि एक किसी स्थान में पेड़ पौधे को यहाँ डेवलप करना है तो उसके लिए सारा चीज जरूरी है, तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। तो यहाँ पेड़ पौधे जो हैं किसी भी स्थान में, वही मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। और जब ये भोजन का निर्माण करते हैं तो उसके बाद जो वहां के दूसरे शाकाहारी जानवर हैं या मांसाहारी जानवर हैं, वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। तो यदि ये जैविक घटक अजैविक घटक को हटा दिया जाए तो पेड़ पौधे ही समाप्त हो जाएंगे, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो शाकाहारी समाप्त हो जाएगा, शाकाहारी समाप्त हो जाएगा तो मांसाहारी समाप्त हो जाएगा, मांसाहारी जानवर समाप्त हो जाएगा तो सर्वाहारी जानवर भी समाप्त हो जाएगा, कुल मिला के वहां पर सर्वनाश हो जाएगा। इस तरीके से यदि जीव मंडल रहे तो वहां पर ये सारे घटक मौजूद होने चाहिए। तो जैविक घटक मैंने बता दिया और अजैविक घटक बता दिया। सारे सजीव मिलकर जीव मंडल के जैविक घटक का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए पादप हो गया, जंतु हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, सारे प्राणी हो गए, जितने भी वहां पे प्राणी हैं सारे मिलकर क्या बनाएंगे, जैविक घटक बनाएंगे। जबकि जीव मंडल में उपस्थित निर्जीव घटकों को अजैविक घटक कहेंगे, जैसे कि वायु, जल, मृदा, धूप, वहां का तापमान, ये सारा क्या हो गया तुम्हारा अजैविक घटक है। अब हम लोग देखेंगे एक एक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे वायु के बारे में पढ़ना है, जल के बारे में पढ़ना है, तो बहुत विस्तार से इसको पढ़ना, बहुत सारी बातें बताई गई है, एकदम फुर्सत से तुम पढ़ सकते हो इस चीज को। एक एक के बारे में बहुत 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 बातें बताई गई है। तो यहाँ चलो हम लोग एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, वायु। तो जानते हो बच्चों कि वायु क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। बहुत आसान है ना। पृथ्वी के चारों ओर रहने वाली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। तो ये जो हमारा पृथ्वी है, इसकी चारों ओर कई किलोमीटर तक यहाँ पर वायु का एक परत इसको घेर के रखे हुए है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो यहां पर यह हो गया तुम्हारा वायुमंडल। तो तुमसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल क्या है, तो तुम इसके उत्तर में ये लिख सकते हो बच्चों, बहुत आसानी से तुम यहां पर लिख सकते हो कि वायुमंडल क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि आप जानते हैं कि वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है बच्चों, एक मिश्रण है जिसमें कई प्रकार की गैसें हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर
नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी गैसें हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन जैसे उत्कृष्ट गैसें बहुत अल्प मात्रा में होती हैं। तो बच्चों यहाँ देख सकते हो जो नाइट्रोजन है वह 78% है। तो हमारा वायुमंडल में जो वायु है उसमें मुख्य रूप से क्या है बच्चों, नाइट्रोजन गैस है। और साथ में ऑक्सीजन कितना है, 21% है। तो इसको तुम याद कर सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों इस वायुमंडल में सिर्फ हवा है क्या, नहीं बच्चों, यहां पर देखोगे यहां पर तुम्हारा बहुत सारा जलवाष्प भी है, धूल कण भी है। इस तरीके से यह जो हवा है, यह जो वायु है वह क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तो एकदम आसानी से याद हो जा रही होगी। अलग अलग ग्रहों के वायुमंडल का संगठन अलग अलग होता है। तो जो हमारा पृथ्वी है बच्चों, वहां का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं। लेकिन जो अलग अलग ग्रह हैं उसका वायुमंडल भी ठीक ऐसा ही हो ऐसा नहीं है, उनमें अलग अलग गैसों का संगठन पाया जाता है। तो हमारी पृथ्वी ही है बच्चों जहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए यहां पर जो जीवित प्राणी है वह आराम से रह सकते हैं। अब देख सकते हो सजीवों के लिए वायु का महत्व। तो जो सजीव होते जैसे पेड़ पौधे तो निर्जीव होते हैं, तो तुम जानते हो पेड़ पौधे निर्जीव होते हैं, किसने पढ़ाया है, पेड़ पौधे सजीव होते हैं। और हम लोग जो प्राणी हैं वो भी सजीव हैं बच्चों। तो जो पेड़ पौधे हैं बच्चों, उनका शरीर भी कोशिका से बना होता है, जिस तरीके से हमारा शरीर कोशिका से बना होता है। चैप्टर 5 तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो जाकर चैप्टर 5 पढ़ो, वहां पर बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया गया है। तो जो पेड़ पौधे हैं बच्चों वो भी कोशिका के बने होते हैं, हमारा शरीर भी कोशिका का बना होता है। पेड़ पौधों को ऊर्जा चाहिए, हमें भी ऊर्जा चाहिए। पेड़ पौधों को ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमें भी ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से बच्चों ये जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे या हम लोग ले रहे हैं वह कहां से ले रहे हैं, वायुमंडल से ले रहे हैं। ये अलग बात है कि ये जो ऑक्सीजन वायुमंडल में जा रहा है वह पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसके द्वारा वो निकलता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सा समझो कि पेड़ पौधे हो या फिर जंतु हो, दोनों श्वसन करते हैं और श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आ गया। जबकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन के अलावा CO2 को भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेते हैं। कैसे लेते हैं, वे वायुमंडल से रंध्रों के द्वारा लेते हैं और उससे वे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो इसी प्रकार से देख सकते हो कि सजीवों के लिए वायु का बहुत ज्यादा महत्व है। तो यहाँ देख सकते हो पादप अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, CO2 कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। साथ ही साथ यहां देख सकते हो यहां पर पौधे जो हैं ऑक्सीजन भी उनको चाहिए। किस चीज के लिए चाहिए, श्वसन के लिए चाहिए। और जंतु का तो तुम जानते ही हो कि जंतु जो श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहां से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं। इसके अलावा तुम जानते हो कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, मतलब कि नाइट्रोजन को इस रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे ग्रहण कर पाए। तो वो नाइट्रोजन कहां पर रहता है बच्चों, वायुमंडल में ही रहता है। तो तुमने देखा कि वायु का कितना महत्व है सजीवों के लिए, या तो पेड़ पौधे हो या तो क्या हो वह वे मनुष्य हो या अन्य जंतु हो, वायुमंडल का बहुत ज्यादा महत्व है। अब देख सकते हो तुम वायुमंडल की भूमिका। तो वायुमंडल की भूमिका में बहुत सारा चीज हम लोगों को समझना है। तो बच्चों देखोगे कि हमारा जो पृथ्वी है उसके चारों ओर वायुमंडल फैला हुआ है और वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, जलवाष्प है। तो ये आखिर हमें किस तरीके से
किस तरीके से ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पृथ्वी के लिए किस तरीके से ये फायदेमंद है। तो देख सकते हो वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, जिस कारण से वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग नियत रखता है। तो ये जो वायुमंडल ही है बच्चों, वह क्या कर रहा है, वह जो गर्मी है पृथ्वी की उसको बरकरार रख रहा है। यदि वायुमंडल हटा दिया जाए तो यहाँ पर गर्मी नहीं रहेगी। जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है बच्चों, तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पड़ रहा है, तो यहाँ जो हीट एनर्जी है उसको वायुमंडल ही बचा कर रख रहा है, जिससे कि पृथ्वी क्या रह रहा है, हमेशा गर्म रह रहा है। तो पृथ्वी दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी का औसत तापमान लगभग नियत रहता है। जिस स्थान का जितना टेम्परेचर है उसको वायुमंडल क्या करता है, बरकरार रखने में मदद करता है। पूछा गया क्वेश्चन तुमसे क्यों, तो तुमको आंसर करना है क्योंकि वायु ऊष्मा का कुचालक होता है, तो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने दे रहा है। इस तरीके से आंसर कर सकते हो। यह दिन के समय तापमान में अचानक वृद्धि को रोकता है और रात के समय ऊष्मा के बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है, जिससे रात अत्यधिक ठंडी नहीं हो पाती है। तो रात में क्या करता है, ये रात में जो ऊष्मा अंतरिक्ष में जा रहा है या फिर यहाँ से स्केप कर रहा है, यहाँ से हट रहा है, पृथ्वी से दूर जा रहा है, उसको क्या करता है, रोकने का भी काम करता है। तो ये जब ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ाऊंगा तो वहाँ CO2 की भूमिका, जलवाष्प की भूमिका और अदर गैसेस की भूमिका मैं पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारा पृथ्वी गर्म हो रहा है इन गैसों के बढ़ने के कारण। ठीक है, अब यहां देख सकते हैं हम लोग को पढ़ना है पवन। तो पवन के बारे में भी ठीक इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो वायु हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये पवन क्या है, तो बोलोगे दोनों तो हम लोग पर्यायवाची पढ़े हैं कि वायु और पवन दोनों एक ही चीज होता है। तो ठीक है, एक ही चीज होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। तो बहती हुई वायु को हम लोग पवन कहते हैं बच्चों। पवन, पवन किसे कहेंगे, बहती हुई वायु को। जब वायु बह रही है तो उसे ही हम लोग कहते हैं पवन। तो अब समझना ये है कि वायु बहती कैसे है। वायु यहाँ भी है बच्चों, देखो यहाँ भी वायु है, यहाँ भी हवा है, लेकिन यहाँ पवन नहीं चल रहा है, वायु यहाँ स्थिर है। तो आखिर वायु जब कहीं स्थिर होता है और कहीं चलता है, कहीं आंधी का रूप ले लेता है, कहीं तूफान का रूप ले लेता है, ऐसा भला क्यों होता है, तो ये हम लोग अब समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें एक चीज सीखना होगा कि किसी स्थान पर जब वह स्थान गर्म होता है तो उसके ऊपर की वायु भी क्या होती है, गर्म होती है। ये देखो, ये ऊपर की वायु भी क्या होगी, गर्म होगी। मान लो कि इस स्थान पे बहुत तेज धूप पड़ रहा है, इस स्थान पे बहुत तेज धूप पड़ रहा है, तो यहाँ की वायु क्या होगी, गर्म होगी। तो ये छोटा सा एरिया बना रहा हूं मैं, इतना छोटा सा एरिया नहीं होता है, धूप तो बहुत दूर एरिया में पड़ेगा। तो उस एरिया में यदि धूप पड़ेगा, तेज धूप पड़ेगा, तो वो एरिया गर्म होगा और गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। क्या होता है बच्चों, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। तो गर्म हवा जैसे ही ऊपर की ओर उठेगी तो जो ठंडी हवाएं हैं वो आसपास से आएंगी और उसको भरना शुरू कर देंगी। तो गर्म हवा ऊपर उठ रही है तो ठंडी हवा क्या होगी, आएगा और इसका जगह को इसका जो खाली स्थान है उसको भरना शुरू कर देगी। तो गर्म हवा ऊपर उठेगी इस तरीके से और ठंडी हवा क्या करेगी, आके इधर से इसका स्थान लेना शुरू कर देगी और इस तरीके से ही क्या होता है बच्चों, पवन चलना शुरू कर देता है। यानी कि हवा जो है बहना शुरू कर देता है और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पवन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ देख सकते हो, हम जानते हैं कि हवा जब गर्म होती है तो वह ऊपर उठती है और इसके नीचे कम दाब का क्षेत्र बनता है। जैसे ही हवा ऊपर उठेगी यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, कम दाब का क्षेत्र बनेगा, लो प्रेशर का एरिया बनेगा। अब क्या होगा कि इस जगह को भरने के लिए अगल बगल से हवाएं आएंगी और उसमें भरना शुरू करेंगी। कम दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की ठंडी हवा वहां पहुंचेगी और इस तरीके से
यह चक्र लगातार चलता है जिससे कि पवन बहती है। तो ये क्वेश्चन शायद तुमसे पूछा जाए क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बच्चों, क्लास 7th में भी तुमने पढ़ा होगा इसे। तो यहाँ पर पवन कैसे चलती है यह बात मैंने बताया तुम्हें। तो हवा ऊपर उठी गर्म होकर निम्न दाब बना, तो उसको भरने के लिए ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई। तो इस तरीके से यहां पर पवन चलना शुरू हो जाता है। अब देखोगे तुम यहाँ पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में हवा के गर्म होने के दर अलग अलग होती हैं, जिसके कारण कई तरह की पवनें बहती हैं। तो बच्चों ये तो सीधे सीधे ज्योग्राफी का बात है और बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा तुम्हें, तब समझ में आएगा। तो देख सकते हो ये हमारा पृथ्वी है बच्चों। तो पृथ्वी के अलग अलग भागों में जो गर्मी होता है वह अलग अलग होता है। तो तुम देख सकते हो ये है बच्चों विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग सालों भर क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती हैं। इस तरीके से धूप जो है सामने से पड़ता है। यहाँ देख सकते हो, मान लो यहाँ सूर्य है तो ये डायरेक्ट धूप यहाँ पड़ेगा। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पर धूप क्या होता है, कम पड़ता है, सनलाइट क्या होता है, कम पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखोगे यहाँ पर बहुत ज्यादा धूप पड़ेगा, ध्यान से सीखना। तो यहाँ पर की हवा क्या होगी, ऊपर की ओर उठेंगी, जिससे यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। इसे हम लोग बोलते हैं विषुवतीय निम्न दाब का क्षेत्र। और ये जब निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा तो ऊपर से और नीचे से हवाएं क्या होंगी, इसको भरने का कोशिश करेंगी। तो जब ऊपर से हवा चलेगा इस तरीके से और नीचे से हवा इस तरीके से हवा इसको भरने का कोशिश करेगी, तो ये पवनें फिर कहलाती हैं। तो ऊपर से जो पवन चल रहा है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, और जो नीचे से चल रही है उसे बोलते हैं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो यहाँ ध्यान देने वाला बात होता है, पवन सीधा सीधा ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं होता है, बल्कि देखो पवन ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसा इस तरीके से पवन चल रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इस तरीके से क्यों चल रहा है पवन, पवन तो सीधा इस तरीके से आना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी जब घूम रही है, घूमने के कारण ये टेढ़ा टेढ़ा चलता है। तो ऊपर से देख सकते हो उत्तरी पूर्व है और यहाँ इधर से देख सकते हो दक्षिणी पूर्व है। तो उत्तर पूर्व से ये चल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, उत्तरी पूर्व पवनें। और ये दक्षिण पूर्व से चल रहा है, इसका नाम क्या होता है, दक्षिणी पूर्व पवनें। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ भी निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और निम्न दाब के क्षेत्र में देख सकते हो इस तरीके से ध्रुवीय निम्न दाबीय क्षेत्र ये बन रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर पवनें चल रही हैं, इस तरीके से ये एरिया इसका है। ठीक है, तो ये पवनें तुम्हें पढ़ना नहीं है, मैंने तुम्हें थोड़ा सा बता दिया। जो यहाँ लिखा हुआ था कि पृथ्वी का जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर अलग अलग प्रकार की पवनें चलती हैं, इसी कारण से। तो ये कुल मिला के तुम्हें ज्योग्राफी में पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है बच्चों। तो यहाँ देख सकते हो मंद गति के पवन को समीर कहते हैं, ब्रीज जिसको कहते हो। मध्यम मध्यम जब हवा चलती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, समीर कहते हैं। और तेज गति की पवनों को आंधी कहते हैं। पवन की विभिन्नता गतियां एवं दिशाओं के कारण धरती पर मौसम में बदलाव होते रहते हैं। तो ये जो पवन है उसी के कारण क्या होता है बच्चों, वर्षा होता है। और ये जो पवन है इसी के कारण देख सकते हो कि धरती का जो मतलब कि जो बहुत विभिन्न गतिविधियां मौसम की, जैसे कि कभी तूफान आ गया, कभी देखोगे टाइफून आ गया, कभी देखोगे चक्रवात जिसको बोले चक्रवात आ गया। तो ये सब क्या हो रहा है, सुनामी का नाम तुमने सुना होगा, ये सब पवनों के कारण ही होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग को देखना है जलीय समीर और स्थलीय समीर किसे कहते हैं। तो यदि तुम्हें ये टॉपिक समझना है कि जलीय समीर किसे कहते हैं, स्थलीय समीर किसे कहते हैं, तो बच्चों बहुत ध्यान से इसको सीखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जलीय समीर और स्थलीय समीर। तो जलीय समीर मतलब समुद्र समीर भी बोल सकते हैं। ये जलीय है मतलब जल से चल रहा है इधर इस तरीके से देखो। और स्थलीय समीर यहां देख सकते हो, ये हो गया स्थलीय समीर, इस तरीके से चल रहा है। तो यहां समझो कि जलीय समीर किसे कहेंगे और स्थलीय समीर किसे कहेंगे। तो सबसे पहला तो समझो दिन का समय है, यहां बोलो कैसा समय है, दिन का समय है। ये है जल बच्चों, ये क्या है जल, और ये क्या है बच्चों स्थल।
तो देख सकते हो ये तटीय इलाका है बच्चों। तटीय इलाका मतलब ये समुद्र है और ये स्थल जुड़ा हुआ है। तो बच्चों क्या होता है कि समुद्री इलाका और तटीय इलाका जहां पर स्थल जुड़ा हुआ है वहां दिन के समय, याद करते जाओ, दिन के समय जो हवाएं हैं वह कहां से कहां चलती हैं, वह समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। समुद्र से कहां चलती है, स्थल की ओर चलती है। इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र समीर बोलते हैं, जलीय समीर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि समुद्र से कहां चल रही हैं, बताओ, स्थल की ओर चल रही हैं। कब चल रही हैं, दिन के समय चल रही हैं। ठीक है, तो भला ऐसा क्यों होता है कि दिन में ये जो समीर है, यह जो हवा है वह इधर चलती है, पवन जो है सो इधर चल रहा है, स्थल की ओर क्यों जा रहा है, स्थल से इधर क्यों नहीं आ रहा है, समुद्र की ओर क्यों नहीं आ रहा है। तो बच्चों हम लोगों को क्या सीखना, हम लोग को यह सीखना है कि आखिर यह समुद्री समीर इस तरीके से जल से स्थल की ओर क्यों चलती है। तो बहुत ही आसान है, छोटी सी बात दिमाग में रखनी है बच्चों कि यहां पर स्थल जो है जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा होता है। यह बात याद रखना, बस छोटा सा बात, स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल जो है बच्चों गर्मी पाकर धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखो और तुम इसको समझ जाओगे। तो देखो दिन के समय क्या होगा, जब धूप आएगा तो स्थल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। मैंने बताया ना, स्थल क्या हो गया, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। और जैसे ही स्थल गर्म होगा बच्चों, यहाँ की हवा ऊपर उठना शुरू होगी, यहाँ की हवा ऊपर उठना शुरू होगी और इधर से हवा इधर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया जल समीर, समुद्री समीर, जो कि जल से स्थल की ओर चल रहा है। कब चल रहा है, तो दिन के समय में चल रहा है। समझ में आ गया। तो यहां पर एक पॉइंट मैंने क्या बताया, स्थल जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। तो देखो यहां पर रात में क्या हो गया, स्थल जो है जल्दी क्या हो गया बच्चों, ठंडा हो गया, जल्दी क्या हो गया, ठंडा। ठीक है, स्थल जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन यहाँ जो जल है वह गर्म ही है। रात में जल जल्दी ठंडा नहीं हो पा रहा है और वो गर्म है, रात में तो कोई धूप नहीं है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि रात के समय क्या होगा कि यहाँ जो जल दिख रहा है ये गर्म है, तो इसकी ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी और क्या होगा, फिर इधर से हवा इधर चलना शुरू हो जाएगी, ठंडी हवा। समझ में आ गया बच्चों, कितना आसान है कि रात के समय जल जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, रात के समय जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, तो वो गर्म है। स्थल की तुलना में क्या है, वो गर्म है। और जब वो गर्म है तो उसका जो ऊपर हवा है वह भी गर्म है और ऊपर की ओर चल रहा है। और जब ये गर्म हवा ऊपर चल रहा है तो ठंडी हवाएं फिर इसको भरने के लिए इधर चल रही हैं। इस तरीके से रात के समय चलता है थल समीर बच्चों, रात के समय थल समीर चलता है। और दिन के समय कौन सा समीर चलता है, समुद्री समीर चलता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तुम यहां देख सकते हो, दिन के समय समुद्री समीर चलता है और रात के समय बोलो कौन सा समीर चलता है, स्थल समीर चलता है। तो बहुत ही आसान था बच्चों। अब यहां पर देख सकते हैं हम लोग वर्षा के बारे में बच्चों। तो वर्षा के बारे में भला कौन नहीं जानता है, तुमने क्लास 1 2 3 4 5 सब में तुमको बताया वर्षा कैसे होती है। तो तुम जानते हो बच्चों वर्षा कैसे होती है। तो जो हमारे पृथ्वी पर जो वाटर के सोर्सेज हैं वे क्या होते हैं, गर्मी पाकर उनमें क्या होता है, इवापोरेशन होता है। मतलब क्या होता है, उनमें वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण से ये जो वाष्प हैं ऊपर की ओर जाते हैं। ये वाष्पीकरण से ये जो वाष्प है बच्चों ऊपर की ओर जाएंगे और जब ये वाष्प ऊपर जाता है और फिर वाष्प से क्या बनता है बच्चों, बादल का निर्माण होता है। और यहां पर यह जो वाष्प है उसका कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा और वाष्प से फिर जल की बूंदों का निर्माण होगा। और वाष्प से जब जल की बूंदों का निर्माण होगा बच्चों तो इसी से क्या होगा, बारिश होगा बच्चों। और बारिश अलग अलग रूपों में होता है। तो जैसे बारिश पानी के रूप में होगा
और फिर क्या हो सकता है, कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है, यानी कि बारिश की जो बूंदें हैं वो नीचे के स्तर में आके ठंडी हो जाएंगी, बर्फ का रूप ले लेंगी और उस तरीके से वो बरसेंगी। तो अलग अलग तरीके से ये बारिश होता है, तो कुल मिला के इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहां पर ये क्या हो रहा है बच्चों, जल चक्र भी है। यही क्या है बच्चों, जल चक्र है। तो जल का देख सकते हो किस तरीके से साइक्लिंग हो रहा है तुम्हारा। जल कहां जा रहा है तुम्हारा, पृथ्वी पे जा रहा है, पृथ्वी से इस तरीके से जलवाष्प के रूप में ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बच्चों होता है जल चक्र। तो जल चक्र में भी यही चीज पढ़ना होता है जो तुमने पहले पढ़ा है। तो ये जो वाष्प बन के ऊपर जा रहा है, बादल का निर्माण कर रहा है, तो ये सिर्फ पानी का वाष्प ही नहीं जा रहा है, बल्कि बहुत सारे हमारे जो पेड़ पौधे हैं वे क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी जल क्या होता है, वायुमंडल में जाता है। तो इस तरीके से वायुमंडल में जो है जल पहुंचेगा, जलवाष्प के रूप में बादल बनेगा, वहां संघनन होगा, वर्षा होगी। ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। अब देखोगे वायु प्रदूषण बच्चों, तो वायु प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लंबा लंबा सारा चीज पढ़ाया गया है। तो वायु प्रदूषण जानते हो, वायु में स्थित हानिकारक पदार्थों में वृद्धि, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, फ्लोराइड, सीसा, धूल के कण, ये जब वायु में पहुंचते हैं हमारे वायुमंडल में तो उसको क्या कर देते हैं, प्रदूषित करते हैं, जो कि यहाँ का जो जीवित प्राणी है उसके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है। मनुष्यों में फेफड़े संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक इसी तरीके से प्लांट्स या फिर बोले पादपों में भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती है इस प्रदूषण के कारण। अब देख सकते हो इससे मनुष्यों में श्वसन और गुर्दे की बीमारी, उच्च रक्तचाप, आंखों में जलन, कैंसर तथा पौधों में कम वृद्धि, क्लोरोफिल की गिरावट, पत्तियों पर रंग का धब्बा जैसे प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ रोगों के नाम बताए गए बच्चों, उन रोगों के नाम तुम याद कर सकते हो। जैसे देख सकते हो सिंपल बताया गया है कि मनुष्य में फेफड़े की बीमारी होगी, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम होगा, गुर्दे की बीमारी होगी, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। कुछ नाम जो तुम याद रख सकते हो वह बताया गया है। अब देख सकते हो पौधों में कम वृद्धि हो सकती है। क्लोरोफिल जानते हो बच्चों, जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कमी हो सकती है, गिरावट हो सकती है। पत्तों पे रंग के धब्बे के प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ देखे जा सकते हैं। अब हम लोगों को सीखना है बच्चों अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा बहुत ही आसान है, इसको बहुत ध्यान से तुम्हें सीखना होगा। तो बच्चों यह हम लोगों को सीखना है कि जो प्रदूषण हो रहा है इसके कारण वायुमंडल में बहुत सारे गैसें जा रही हैं, जैसे कि तुम्हारा सल्फर का ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, कार्बन का ऑक्साइड हो गया बच्चों। ठीक है, तो सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, ये सब कहां जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है। एकदम याद करो, ऐसे लिखना होगा तुम्हें। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे लिखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अम्लीय वर्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो बस बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हो कि हमारे वायुमंडल में ये सारे गैसें जा रही हैं, क्यों, प्रदूषण के कारण। जो विभिन्न कल कारखाने हैं, जो विभिन्न फैक्ट्रियां हैं, जो गाड़ी चल रही हैं, तो इस तरीके से उनका जो धुआं है, गैस है, वह ऊपर जा रहा है और हमारे वायुमंडल में ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यानी बोलेंगे सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, इनकी मात्रा बढ़ रही है। अब ये वायुमंडल में जाते हैं और वहां ये जल से अभिक्रिया करते हैं बच्चों। किससे अभिक्रिया करते हैं, जल से अभिक्रिया करते हैं। जो वायुमंडल में जल है उससे अभिक्रिया करेंगे और उससे अभिक्रिया करके ये अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे सल्फर के ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड बन जाएगा बच्चों,
कार्बन के ऑक्साइड से यहां पर देख सकते हो कार्बनिक एसिड बन जाएगा बच्चों, और इस तरीके से ये अम्ल का रूप ले लेते हैं और फिर बारिश के रूप में ये बरसते हैं। ये देखो, ये बारिश के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ वर्षा हो रहा है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो बस 2 स्टेप में तुमने सीख लिया। यहां पर ये जो ऑक्साइड है जल से मिलकर इन एसिड का निर्माण करते, तो उन एसिड का नाम तुम्हें याद रखना है। और फिर ये अम्ल के रूप में, ये तो अम्ल है, ये जो क्या है, अम्ल है, ये जब बारिश की बूंदों के साथ बरसते हैं तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये जो अम्ल वर्षा है किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। यदि ये जलाशयों में जा रहा है तो वहां पर के प्राणियों के लिए बहुत घातक होता है। यदि ये पेड़ पौधे पे गिर रहा है तो वहां के लिए बहुत घातक होता है। यदि ये बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ताजमहल हो गया, उस पर गिरता है तो संगमरमर से भी क्रिया करके उसको खराब कर देता है। तो इस तरीके से ये जो एसिड अम्ल है, एसिड या फिर एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा है बच्चों, ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है, यह बहुत ही हानिकारक है। तो बच्चों अब जल के बारे में भी बहुत सारा चीज पढ़ाया गया है, तो बच्चों एकदम सीट बेल्ट बांध के रखो क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। तो तुम इसको थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हो, बार बार इसको देखो। और बच्चों तुम यदि हमारे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ना, बिना सब्सक्राइब किए मत पढ़ना। तो अब हम लोग देखते हैं जल की आवश्यकता क्या क्या है। तो तुम देख सकते हो बच्चों, इसमें लिखने का क्या बात है, तुम तो खुद ही जानते हो कि कितनी ज्यादा आवश्यक है जल हमारे लिए। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग में क्या है बच्चों, जल विद्यमान है। तो ये अलग अलग डेटा तुमको अलग अलग मिल सकता है। 71% भाग क्या है बच्चों, जल से भरा हुआ है। यह भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। जल के कौन कौन से स्रोत हैं बच्चों, सागर, नदियां, झरने एवं झील। लेकिन यहाँ जल भी अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ होता है लवणीय जल बच्चों, और कुछ होता है अलवणीय जल जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर, मीठा जल। तो झीलों में, झरनों में, भूमिगत जल में, नदियों में वो जो जल होता है बच्चों, उसको हम लोग अपना उपयोग में ला सकते हैं, उसको पी सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। लेकिन जो लवणीय जल होता है, सागर वाला बच्चों, उसको हम लोग उपयोग नहीं लाते हैं। तो यह भी बात तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारा चीज लगभग ज्योग्राफी का बहुत सारा चीज यहाँ पर पढ़ाया गया है, भूगोल का बहुत सारा चीज यहां पर पढ़ाया गया है। तो बेसिकली ये भूगोल से संबंधित चैप्टर है बच्चों, लेकिन यहां इसको साइंस में डाल दिया गया है, फिर भी तुम्हें पढ़ना तो है ही। तो यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। तो जल के बारे में क्या बताया गया है, तो जल, हमारे शरीर में जल की क्या भूमिका है। तो हमारा शरीर, या बोले प्लांट्स का शरीर या बोले जंतुओं का शरीर, तो जो शरीर है उसका मुख्य भाग, यानी कि बोले बॉडी का एक मेन, बॉडी का जो पार्ट है उसमें लगभग जल का कितना प्रतिशत होता है, 70% होता है यदि हम लोग अपनी बात करें। यानी कि जो जंतुओं का शरीर है उसका मुख्य रूप, उसका जो शरीर है मुख्य रूप से किससे बना होता है, जल से बना होता है। उसमें काफी मात्रा में जल पाई जाती है। अब देख सकते हो जो जल है शरीर के ताप को, टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जल मानव शरीर की कोशिकाओं, कोशिका संरचनाओं तथा ऊतकों में उपस्थित जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण संगठक है। जैसे मैंने बताया, सभी जंतुओं का या सभी प्लांट्स का जो शरीर है वह किससे बना हुआ है बच्चों, कोशिका से बना हुआ है। कोशिका में कोशिका द्रव्य रहता है, अन्य संरचनाएं रहती हैं, तो उसमें जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघटक होता है। तुम यदि हम लोग अपने शरीर की बात करें तो जीव द्रव्य में जल एक महत्वपूर्ण संघटक है। हमारा जो ब्लड है बच्चों, रक्त है, उसमें भी जल क्या है, एक महत्वपूर्ण संघटक है। तो जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य करता है। तो यदि नॉर्मली बात करें तो जल से हम लोग अपने जीवन के सारे कार्य को करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जंतु जल में निवास भी करते हैं, तो यह भी जल का कार्य हो गया। सभी कोशिकीय प्रक्रिया जल माध्यम में होती हैं।
जल बहुत सारे जीव होते हैं जो कि जल से ही प्रजनन करते हैं, जल के माध्यम में प्रजनन करते हैं। तो बहुत सारा जल का उपयोग तुम लिखते लिखते थक जाओगे। तो बच्चों, जल का प्रयोग तुम लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन उसे पूर्ण लिख नहीं सकते, इतनी ज्यादा उसकी विशेषताएं हैं। और यही कारण है कि हमारा जो पृथ्वी है बच्चों, वहां पर जल पाया जाता है, इसलिए वहां पर जीवन संभव भी है। तो यहां देख सकते हो जल प्रदूषण। तो क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग प्रदूषित लगातार करते रहें, क्या उस पर ध्यान ना दें? नहीं बच्चों, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यही कारण है कि तुम्हें बच्चे से ही ये सारा चीज सिखाया गया है, और यही कारण है कि इस चैप्टर को तुम्हें पढ़ाया जा रहा है क्लास 9th में, ताकि तुम जान सको कि वायु प्रदूषण किस कारण से हो रहा है, जल प्रदूषण किस कारण से हो रहा है, मृदा प्रदूषण किस कारण से हो रहा है, और उसकी तुम रोकथाम कर सको। अभी से ही तुम्हारे दिमाग में ये बात हो कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इनको यदि हम लोग संजो के नहीं रखेंगे, इसको हम लोग बचा के नहीं रखेंगे, तो भविष्य के लिए ये कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि हम लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, समझना है, अपने जीवन में इसको ढालने की भी कोशिश करनी है। तो जल प्रदूषण देख सकते हो, जल प्रदूषण नाना प्रकार के चीजों से हो सकता है। तो तुमने बचपन से ही पढ़ रखा है जल प्रदूषण के कारणों को, तो उन्हीं में से कुछ कारणों को यहां लिखना है। तो जल में जब अवांछित पदार्थ मिल जाते हैं, कुछ भी अवांछित पदार्थ मिल सकता है, बहुत सारे केमिकल्स मिल सकते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल है वो मिल सकते हैं, तो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ना ही वो पीने योग्य होता है, ना ही वो अन्य उपयोग योग्य होता है। साथ ही साथ जो जलीय जंतु वहां पे रहते हैं, उनके निवास के लिए भी वह बहुत खतरनाक हो जाता है, और वो जलीय जंतु मरना भी शुरू कर जाते हैं। इस प्रकार से जो जल प्रदूषण है बच्चों, बहुत ही घातक हो सकता है। तो देख सकते हो, जल में अवांछित पदार्थों को मिलने से यह जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे अवांछित पदार्थों के उदाहरण है फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, कीटनाशक, तेल, मल मूत्र। ये सारे जब जल में मिल जाएंगे किसी भी प्रकार से, तो वह पानी क्या हो गया, वह जल क्या हो गया, प्रदूषित हो गया, जो कि हमारे किसी लायक फिर नहीं रहता है। जल से उपयोगी पदार्थों के हटने से भी जल जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। आप जानते हैं कि जलीय जीव सांस लेने के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कई बार प्रदूषण के कारण या फिर शैवाल की बहुतायत के कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इससे जलीय जीवों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जल प्रदूषण में यदि जल में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी हो जाए, तो वहां जो जलीय जंतु होते हैं उनके लिए भी वह कितना हानिकारक हो सकता है, यही बताया गया है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर जल में बहुत सारे केमिकल्स को मिला दिया गया, तो अन्य दूसरे प्रकार के यहां पर जो पौधे हैं वो वहां पर पनप सकते हैं। जैसे मान लो वहां शैवाल बहुत सारा पनप गया, तो मान लो ये तालाब है बच्चों, इसके ऊपर पूरा शैवाल इस तरीके से बिछ गया है। तो ये जब शैवाल बिछ जाएगा बच्चों, तो वहां के सारे ऑक्सीजन को वो क्या कर, वहां पर जो ऑक्सीजन है एक्चुअली में यहाँ पर जो तालाब में, उसकी मात्रा क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब जब ये ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा, तो वहां के जलीय जीव हैं वो क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे उनको बहुत प्रॉब्लम होता जाएगा। यही बात यहां पर लिखा गया है बच्चों कि शैवाल की बहुतायत के कारण जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और जिसके कारण जलीय जीवों को सांस लेने में क्या होता है बच्चों, काफी प्रॉब्लम होता है, और वो क्या होते हैं, मरना शुरू कर जाते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि जल में कई तरीके से प्रदूषण हो रहा है। एक और प्रदूषण का एक और तरीका है बच्चों, हो सकता है कि जल का तापमान में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो वह भी क्या हो गया, जलीय प्रदूषण ही हो गया, जिससे कि वहां का जो जलीय जंतु है, जलीय जीव है, वे क्या होंगे, वहां पर सही प्रकार से निवास नहीं कर पाएंगे, मरना शुरू कर देंगे। तो देख सकते हो, जल का तापमान बढ़ने या घटने से भी यह जीवों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट से जल का तापमान बढ़ सकता है। कई जलीय जीवों के अंडे और लार्वा एक खास तापमान में ही जिंदा रह पाते हैं। यदि जल का तापमान इस रेंज से अलग होगा, कम या बेसी होगा, तो उससे भी इनके जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
तो इस तरीके से देख सकते हो कि जल प्रदूषण कई कारणों से हो सकता है। उन कारणों की चर्चा यहाँ पर मैंने तुम्हें चर्चा कर दी है और तुम्हें अब लग रहा है दिक्कत नहीं होगा। अब देख सकते हैं हम लोग भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण मृदा के बारे में पहले पढ़ेंगे कि मृदा क्या है बच्चों, और उसके बाद सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, कैसे बनता है, इन चीजों को हम लोग को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यह मृदा क्या है, यह एक मिश्रण है जिसमें बहुत ही छोटे आकार के कण होते हैं जो पत्थरों के टुकड़े से बने होते हैं। इसके अलावा मिट्टी में सड़े गले जीवों के टुकड़े भी रहते हैं। तो मृदा में बच्चों दो प्रकार का चीज आएगा, एक तो जो चट्टान है उसका बहुत महीन महीन टुकड़ा होता है बच्चों, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ह्यूमस, जो कि पेड़ पौधे जंतुओं के सड़ने गलने से वह बनता है। तो मृदा बच्चों, मृदा मिट्टी तुम जानते हो मिट्टी क्या होता है, लेकिन मिट्टी में अब दो प्रकार के अवयव होते हैं, यह जान लो। मिट्टी में कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के अवयव। एक होगा चट्टानों का एकदम छोटा छोटा महीन चूर्ण, और दूसरा क्या होगा बच्चों, दूसरा होगा तुम्हारा ह्यूमस। तो ह्यूमस और चट्टानों का जो महीन चूर्ण है उसके मिलने से मृदा का निर्माण होता है। तो बच्चों यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि मिट्टी में उपस्थित इस तरह के विघटित जैव पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो चट्टान है उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे, एकदम महीन टुकड़े होंगे, और साथ ही ह्यूमस, दोनों मिलकर मृदा का निर्माण करेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि ह्यूमस किसे कहते हैं। तो जो मैंने बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनके जो सड़े गले अवशेष होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ह्यूमस कहते हैं। यानी कि उनका विघटित रूप होता है, उनका विघटन जब हो जाता है तो उससे ह्यूमस का निर्माण होता है। तो तुम बोलोगे कि जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो जीव जंतु हैं वो जब मर जाते हैं तो उनका विघटन कैसे होता है। तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका शरीर सड़ता है, गलता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विघटन बोलते हैं। मतलब जो शरीर है उनका सड़ रहा है, गल रहा है। तो कैसे सड़ रहा है, सूक्ष्म जीवों के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण, और उनका जो शरीर सड़ रहा है, गल रहा है बच्चों, और वही क्या करेगा, ह्यूमस का निर्माण करेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर ह्यूमस कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित कणों के औसत आकार और ह्यूमस की मात्रा के आधार पर मिट्टी के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो बच्चों बताया ना मैंने कि ये ज्योग्राफी से संबंधित है। तो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th में जब पढ़ोगे तुम, तो वहां पर मिट्टी के प्रकार को पढ़ोगे। तो मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं बच्चों, कुछ होता है जलोढ़ मिट्टी, कुछ होता है चिकनी मिट्टी, कुछ होता है काली मिट्टी। तो इस तरीके से ये जो मिट्टी होता है उसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों वह अलग अलग होता है, उसका जो गुण है बच्चों वह अलग अलग होता है, उसमें जो अनाज उगते हैं बच्चों वे अलग अलग होते हैं। तो आखिर ये अलग अलग जो मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी का रंग होता है, वह कैसे होता है। तो जिस जगह जिस चट्टान से मिलकर वो बना होता है मिट्टी, उस प्रकार का उसका गुण पाया जाता है। कहीं पर देखोगे कि मिट्टी में कोई तत्व ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, कहीं पर देखोगे मिट्टी में कोई तत्व अलग तत्व ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, कहीं पे मिट्टी का रंग लाल है, कहीं पे मिट्टी का रंग काला है। तो ऐसा क्यों है, तो जिस जगह पे उसका निर्माण हो रहा है वहां की जिस प्रकार की चट्टानें हैं उस प्रकार से वहां पर मिट्टी का निर्माण हो रहा है। यानी कि मिट्टी के निर्माण में चट्टानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। तो चट्टान से कैसे मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये जो चट्टान है बच्चों टूटते हैं, फूटते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, और उसके बाद इसमें ह्यूमस मिलता है, और दोनों मिला के क्या बन जाता है बच्चों, मिट्टी, मृदा का निर्माण करते हैं। तो यहां देख सकते हो कि आखिर ये चट्टान टूटते फूटते कैसे हैं। तो प्रकृति में विभिन्न घटनाएं होती हैं जिससे ये चट्टान टूटते हैं, फूटते हैं, और उनके द्वारा फिर क्या होता है बताओ, उनके द्वारा फिर मिट्टी का या फिर बोलेंगे छोटे छोटे बहुत महीन कणों का निर्माण होता है, और उससे फिर मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहां पर यही हम लोगों को देखना है। तो सूर्य की गर्मी के द्वारा चट्टानें क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, टूटती फूटती हैं, और फिर वहां पर इनका छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती है।
पानी के द्वारा चट्टान से पानी टकराता है और उससे भी चट्टानें टूटती फूटती हैं और फिर मिट्टी का निर्माण कर सकती है। वायु के द्वारा देख सकते हो किस तरीके से वायु जब चट्टान से टकराता है तो उससे भी यहाँ टूट फूट होता है और फिर क्या होता है, मिट्टी का निर्माण मतलब छोटे छोटे ये टुकड़ों में टूटती है। जीवित जीव जैसे कि बहुत सारे लाइकेन और मॉस चट्टानों पर उगती है, कुछ केमिकल को वो छोड़ते हैं जिससे चट्टानें टूटना फूटना शुरू करती हैं और उससे भी महीन कण का निर्माण होता है। तो इस तरीके से देख सकते हो बच्चों, कई प्रकार से चट्टानों में टूट फूट होती है और जब चट्टानों में टूट फूट होती है तो छोटे छोटे महीन टुकड़े बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब उसमें ह्यूमस मिलता है तो क्या बन जाता है बच्चों, मृदा बन जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें अब एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो मृदा बन रही है बच्चों, वो 1 2 3 दिन में नहीं बन रहा है, लाखों साल इस मृदा को बनने में लग जा रहे हैं। इसलिए हम लोग बच्चों मृदा को क्या करना होगा, बहुत अच्छे से संभालना पड़ता है। यदि मृदा को अच्छे तरीके से नहीं संभाला जाए तो ये मृदा एक जगह से बहकर दूसरे जगह चली जाएगी और फिर वह जो जगह है वह बच्चों बंजर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा का जो भाग है, मिट्टी का जो भाग है, जब कट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं बच्चों, या फिर बोलते हैं मृदा का अपरदन। जैसे तुम देख रहे हो बच्चों, पहले यहाँ काफी मिट्टी होगी लेकिन बारिश के कारण हवा के कारण यहाँ पर ये जो मृदा है यहाँ से हटा दी गई है और ये मृदा हटकर कहीं दूसरे स्थान पर चली गई होगी। तो ये स्थान क्या हो जाएगा, फिर बंजर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि तुम जानते हो बच्चों कि जो मृदा का लेयर होता है वो कई किलोमीटर तक नीचे नहीं है, कुछ सेंटीमीटर तक ही ये मृदा का लेयर होता है। उसके बाद नीचे यदि हम लोग जाएंगे तो वहां चट्टानें हम लोग को मिलना शुरू हो जाएंगी। तुम यदि ये सोच रहे होगे कि यदि नीचे जाया जाए तो सिर्फ मिट्टी और मिट्टी ही मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे ही हम लोग नीचे जाते मतलब कोड़ना शुरू करेंगे हम लोग बच्चों, तो कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर तक हम लोग को मिट्टी मिलता है, लेकिन उसके बाद क्या मिलना शुरू होगा, चट्टान मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं होता है। उन चट्टानों में हम कोई भी पौधे को नहीं लगा सकते हैं, कोई भी खेती का कार्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कि तुमने कुआं को देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो कुआं को देख सकते हो जहां पर ईंट नहीं लगी हुई है। तो उस कुआं को जब देखोगे तो तुम देखोगे कि मिट्टी का ऊपर छोटा सा लेयर तुम्हें दिखेगा, उसके बाद चट्टान का तुमको लेयर दिखेगा, सिर्फ चट्टान ही चट्टान तुम्हें नीचे दिखेगा। तो तुम सोच सकते हो कि इतना महत्वपूर्ण होता है मिट्टी हमारे लिए, क्योंकि हमारे जीविका का मुख्य साधन क्या होता है, कृषि से ही हम लोग तो भोजन उगा पाते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए, किस में लगे हुए, मिट्टी में ही लगे हुए हैं। तो यदि मिट्टी ही हट जाएगा तो क्या जो हम लोग जीवन का अपने जीवन का क्या हम लोग कल्पना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बच्चों। इसलिए हमें मृदा अपरदन के कारणों को जानना होगा, उसके निवारण को जानना होगा, उसको कैसे रोका जाए यह समझना होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि मृदा अपरदन आखिर किन किन कारणों से होता है। तो बहुत तरीके से हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, तेज हवाओं के कारण मृदा अपरदन हो सकता है। बहुत ज्यादा पानी का बहाव है किसी स्थान पर तो वहां मृदा अपरदन हो सकता है। हो सकता है कि किसी स्थान पर बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं बच्चों, मिट्टी को इस तरीके से वो पकड़ के रखते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को, जो उनका जड़ है वो मिट्टी को क्या करता है, पकड़ के रखता है इस तरीके से। किसी भी स्थान के पौधे भी क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। साथ ही साथ तुम देखोगे कि जो घास है, घास का जड़ है, वह भी क्या करता है, मिट्टी को पकड़ के रखता है। तो यदि किसी स्थान पर हम पेड़ पौधे को काट देंगे, वहां पर जो घास है उसको गाय बैलों के द्वारा चरा दिया जाएगा, बहुत ज्यादा चरा दिया जाएगा, तो वह जो स्थान है वह नंगा हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा। और इस कारण से यदि वहां पर बारिश आता है तो वहां पर मृदा अपरदन ज्यादा हो सकता है बच्चों, मतलब मिट्टी का कटाव ज्यादा हो सकता है। हवा आएगा तो वह भी मिट्टी को काट कर ले जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यदि बहुत कम चराएं, जितना चराना चाहिए उतना ही चराएं गाय बैलों को।
साथ ही पेड़ पौधों को ना काटें उस इलाके को, तो यहाँ मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है, और मृदा अपरदन को बहुत अलग अलग तरीकों से तो बच्चों अब हम इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले, और यह है जैव रासायनिक चक्रण। और ये जो जैव रासायनिक चक्रण है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो बच्चों तुम जानते हो हमारा जो जैव मंडल है उसमें अजैविक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। तो बच्चों बहुत सारे तत्वों का अजैविक घटक से जैविक घटक में प्रवेश होता है, फिर जैविक घटकों से वह कुछ तत्व कहां चले जाते हैं, अजैविक घटक में। इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, साइक्लिंग होता है, रसायन का क्या होता है, साइक्लिंग होता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जैव रासायनिक चक्रण। जैसे देख सकते हो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इनका क्या हो रहा है, साइक्लिंग हो रहा है। अजैव घटक से जैव घटक में वे प्रवेश कर रहे हैं, फिर जैव घटक से अजैव घटक में वे प्रवेश कर रहे हैं, और उनका चक्रण इस तरीके से चलता रहता है। और इस तरीके से इस चक्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक चक्रण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। तो यहां देख सकते हो जीव मंडल की जैव और अजैव घटकों में लगातार अंतःक्रिया होती है। जैव अजैव घटक और जैव घटक, तब तो तुम्हें पता ही है कि अजैव घटक क्या है, जैव घटक क्या है। इनमें अंतः प्रक्रिया होती है और बहुत सारे तत्वों का यहां पर चक्रण चलता रहता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक चक्रण। जैसे देख सकते हो पौधों को बहुत सारे तत्व हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए या फिर अन्य ऑर्गेनिजम्स के लिए, जंतुओं के लिए। तो देख सकते हो पौधों को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व और इनके खनिज की आवश्यकता होती है। ये खनिज जल, भूमि, वायु से पौधों में प्रवेश करते हैं, फिर पौधों से जंतुओं में भी वही प्रवेश करते हैं ये तत्व। तो जंतुओं में जो तत्व प्रवेश करते हैं वे मुख्य रूप से कहां से पहुंचते हैं बच्चों, तो वे पौधों से ही पहुंचते हैं। तो क्या तुम इसका उत्तर बता सकते हो कि ऐसा भला क्यों कि हमारे शरीर में, यानी कि हम लोग जो जंतु हैं उनके शरीर में जो तत्व हैं वो पौधों के द्वारा क्यों पहुंचते हैं? क्या तुम इसका उत्तर कर सकते हो? यस, कर सकते हो, क्योंकि जो भी जंतु हैं बच्चों वो पादप पर ही निर्भर करते हैं भोजन के लिए। यानी हम लोग भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है बच्चों, पादप पे डिपेंडेंट है। यदि पादप सब मार दिया जाए तो जंतु ऐसे ही सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग भोजन कहां से करेंगे फिर। समझ में आ रहा है? अब देख सकते हो और दूसरे स्तरों से होते हुए अपने मुख्य स्रोतों में स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रक्रम को जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो क्या देखा बच्चों कि जो बहुत सारे रसायन हैं, बहुत सारे तत्व हैं, वे अजैव घटक से कहां पहुंच जाते हैं, पौधों में, पौधों के साथ साथ जंतुओं में, और फिर जब पौधों का, जंतुओं का विघटन होता है या अन्य तरीकों से वापस कहां पहुंच जाते हैं, अजैव घटक में पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से जब चक्रण होता है तत्वों का तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो जलीय चक्र, जैसे मैंने अभी तुरंत तुम्हें पढ़ाया है, जलीय चक्र के बारे में तुम जानते हो और उसे लिख भी सकते हो। तो बहुत आसान है जलीय चक्र। और इसके बाद देख सकते हो यहां पर तुम ये जलीय चक्र को दिखाया गया है। देख सकते हो कैसे जो पृथ्वी पर अलग अलग जल के स्रोत हैं उससे जल जलवाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। जैसे देख सकते हो यहां पर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी ऊपर जा रहा है, जलवाष्प बनकर पानी ऊपर जा रहा है वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ऊपर जा रहा है, श्वसन में भी H2O क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और फिर इसके बाद ये बादल का रूप लेगा और फिर वर्षा की बूंदों के रूप में बरसेगा या अन्य रूपों में ये बरसेगा। और इस तरीके से देख सकते हो पानी ऊपर गया और ऊपर से नीचे आया और ये जल का चक्रण होता है। भूमिगत जल के बारे में भी यहां पढ़ाया गया है बच्चों। तो यहां पर जो भूमिगत जल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भूजल कहते हैं।
तो अब हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चक्र पढ़ना है और वह है बच्चों नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र में उसी तरीके से पढ़ना है, अजैव जगत से जैव जगत में कैसे नाइट्रोजन जाएगा, फिर जैव जगत से अजैव जगत में कैसे नाइट्रोजन जाएगा, यही हम लोगों को पढ़ना है। तो बच्चों यहां पर तुम लोग को यह समझना है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। जैसे कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे क्या करते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लिए उपयोग में लाते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन है बच्चों, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन है ना, 78% नाइट्रोजन है, इसको पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इस नाइट्रोजन का सबसे पहले स्थिरीकरण होता है और इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अलग अलग तरीकों से होता है। और ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रेट के फॉर्म में या अदर फॉर्म में परिवर्तित होता है, उसके बाद ही पौधे उस नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब नाइट्रोजन का ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाना जिसको उपयोग में लाया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा, उस स्वरूप में बदल जाएगा, तो उसे फिर प्लांट क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। तो नाइट्रोजन कहां पहुंच जाएगा, पौधों में पहुंच जाएगा। पौधों से कहां पहुंच जाएगा, जंतुओं में पहुंच जाएगा। और पौधों और जंतुओं से होता हुआ वापस वो कहां चला जाएगा, वापस अजैव मंडल में वो चला जाएगा, या फिर बोलेंगे कि वो अजैव घटक में चला जाएगा। तो यहां देख सकते हो बच्चों, ये है वायुमंडल में नाइट्रोजन। बहुत अच्छे से सीखो, बहुत आसान है। वायुमंडल में क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, स्थिरीकरण होगा। तो देख सकते हो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है। यहां नाइट्रोजन का क्या हो गया बच्चों, स्थिरीकरण हो गया। और नाइट्रोजन का जब स्थिरीकरण होगा और नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में बदलेगा, तो उसे पौधे क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो देखो एकदम यहां से शुरू करना है तुमको, यहां बॉक्स बनाना होगा और वायुमंडल में नाइट्रोजन लिख देना होगा। फिर यहां से देखो एक एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं, यहां से आ गया तुम्हारा पौधों में आ गया, पौधों के जीव द्रव्य में आ गया। कैसे आ गया, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के कारण, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण। फिर क्या होता है बच्चों, पौधों से पौधों का अमोनियाकरण होता है, जिससे अमोनिया का निर्माण होता है। मतलब जो पौधों में जो नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन का अमोनीकरण होगा या अमोनियाकरण होगा, जिससे अमोनिया का निर्माण होगा। और इस अमोनिया से फिर नाइट्राइट्स बनेगा और ये नाइट्राइट्स से फिर ये क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा और वायुमंडल में ये पूरा चला जाएगा। इस तरीके से एक साइकिल मैंने बताया, एकदम ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मुश्किल भी लग सकता है क्योंकि हम वर्ड्स देख सकते हो, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, फिर देख सकते हो डीनाइट्रिफिकेशन है। इस तरीके से वर्ड्स बहुत टफ हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान से सीखो। फिर से सीखो, देखो यहां वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण पौधे के जीव द्रव्य में चला जाएगा, पौधों में चला गया। अब पौधों से वायुमंडल में वापस कैसे जाएगा, ये प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। पौधों से वापस वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से पौधे, पौधे से वायुमंडल, वायुमंडल से पौधे, तो वायुमंडल से पौधे में आ गया। अब पौधे से वायुमंडल में कैसे जा रहा है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। यहां देखना, यहां देखो, इसी को मैं सिखा रहा हूं, तो देखना अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या होता है, अमोनिया बनता है। पौधों से क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनीकरण के कारण। और इस अमोनिया से बनेगा नाइट्राइट्स, नाइट्राइट्स से बनेगा नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स का डीनाइट्रिफिकेशन होगा और वायुमंडल में चला जाएगा। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। यहां देखो, वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, पौधों में चला गया, फिर अमोनियाकरण से कहां आया, अमोनिया बना, अमोनिया से नाइट्राइट्स बना, नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बना, और नाइट्रेट्स का से वायुमंडल में वापस चला गया। यानी कि यहां डीनाइट्रिफिकेशन है। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या हो गया बच्चों, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन का बनना को क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो मैंने बताया ना कि हो सकता है ये तुम्हारे लिए टफ हो जाए, क्योंकि ये याद करने का विषय है कि नाइट्रेट्स से नाइट्रोजन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं।
ठीक यहां से देख सकते हो अमोनिया बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनियाकरण कहते हैं। एक समझ में आ गया इतना, एक ये वाला समझ में आ गया बच्चों। तो इसको क्या करना है, तुमको कॉपी पेन लेना है और याद कर लो एक बार, फिर आंख मूंद के ऐसे 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 करना शुरू करो तो तुम्हें याद हो जाएगा। अब देखना, अब दूसरा चक्र चलाते हैं। तो फिर से देखो, वायुमंडल से कहा आया, पौधों में, पौधों से आ गया जंतु में, क्योंकि पौधों को जंतु खा रहा है तो पौधों से कहा गया जंतु में। और जंतु जो उत्सर्जन कर रहा है उससे क्या बन रहा है, अमोनिया। और अमोनिया और भी बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, लेकिन यहां जो बताया गया वही हम लोग को कहना है। तो अमोनिया, अमोनिया से बन गया नाइट्राइट्स, नाइट्राइट से नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट से क्या हो गया, वायुमंडल में चला गया। समझ में आ रहा है सारा चीज। तो इसी तरीके से तुम्हें याद करना होगा बच्चों। अब यहां देखना, अब यहां पर वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उस सीधे नाइट्रिफिकेशन हो रहा है तुम्हारा, और वायुमंडल में और फिर उद्योगों में नाइट्रोजन को किया जा रहा है। तो यहां पर अब इस नाइट्रिफिकेशन के से यहां देख सकते हो फिर नाइट्रेट्स बन रहा है, और नाइट्रेट्स से यहां पर देख सकते हो फिर डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वायुमंडल में ये पहुंच जा रहा है। तो ये इस तरीके से एक और लाइन तुम याद कर सकते हो। तो छोटे छोटे पॉइंट्स बना के याद करो, एक बैग देख के डरने का नहीं है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे डरना नहीं है। एक एक स्टेप वाइज बढ़ोगे तो तुम्हें नाइट्रोजन चक्र आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से नाइट्रोजन चक्र तुम्हारा यहां कंप्लीट होता है। अब यहां कार्बन चक्र देख सकते हो, कार्बन चक्र भी ठीक इसी तरीके से हम लोग को याद करना है। तो कार्बन चक्र देख सकते हो, यहां कार्बन चक्र में भी वैसे ही साइकिल चलाते हैं, एकदम आसान आसान से सीखते हैं। तो कार्बन किस रूप में है, यहां वायुमंडल में CO2 के रूप में है। वायुमंडल में कार्बन ऑक्सीजन से मिला हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में है। तो रहने दो, उससे हम लोग को यूज हो रहा है क्या, नहीं। तुमको पता है बच्चों, हमारा जो शरीर है वह मुख्य रूप से किससे बना है, कार्बन से बना है। तो हमारा शरीर कार्बन से बना है, तो हम लोग कार्बन ले कहां से रहे, क्या हम लोग कोयला खा रहे हैं या हीरा खा रहे हैं या ग्रेफाइट खा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो हमारा शरीर में ये कार्बन आया कैसे, क्या तुम इसका उत्तर दे सकते हो? यस, तुम उसका उत्तर दे सकते हो कि ये कार्बन आया है पेड़ पौधों से। यानी कि जो हम लोग भोजन कर रहे हैं वो पेड़ पौधों का ही, पेड़ पौधों से भोजन उगा रहे हैं हम लोग और उसी को खा रहे हैं। तो पेड़ पौधों से, फसलों से, उससे हम लोगों को जो भोजन करते हैं उससे हमारे शरीर में कार्बन पहुंचा है। तो अब तुम बताओ कि पेड़ पौधों के शरीर में कार्बन कैसे पहुंचा, तो वह पहुंचा है वायुमंडल में उपस्थित CO2 के कारण। तो जो वायुमंडल में CO2 उपस्थित है बच्चों, उसका उपयोग करके जो हरे पौधे हैं वह भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो इस तरीके से कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं जो कि पादप में जमा होता है। यहां तक समझ गए। अब देखो, तो फिर अब इसी कार्बनिक यौगिक से पादप है वही फिर क्या होगा, उसमें जब क्या होगा, उसका जब डिकम्पोज हो जाएगा तो उससे वापस वो कहां चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से देख सकते हो कार्बनिक यौगिक है, एक एक स्टेप में पढ़ा रहा हूं। तो कार्बनिक यौगिक पादप में आया और फिर उससे कहां चला गया, वायुमंडल में, एकदम सिंपल सा। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ने लिया, प्रकाश संश्लेषण हुआ तो क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक बना। अब उस कार्बनिक यौगिक को कौन लेगा, तो जंतु लोग खाएगा उसको। देखो यहां जंतु लोग ने खा लिया, तो वह कहां पहुंच गया, जंतु में पहुंच गया। और जंतु के विघटन और श्वसन के द्वारा वह फिर वहां कहां पहुंच गया, वायुमंडल में पहुंच गया। तो श्वसन में CO2 मुक्त होता है, जानते हो तुम। और विघटन, जो भी यहां था विघटन, तो ऐसे ही विघटन हुआ तो क्या हुआ, कार्बन कहां पहुंच गया, वायुमंडल में पहुंच गया। बहुत आसान है। चलो फिर से साइकिल चलाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किसने लिया बताओ, पादप ने लिया। पादप से उसका विघटन होकर वापस कहां चला गया, वायुमंडल में चला गया। फिर से शुरू करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है मुख्य रूप से, उस कार्बन को पादप ने लिया और उसको कार्बनिक पदार्थों में, यौगिकों में कन्वर्ट किया। उसको किसने खाया,
जंतु ने खाया, जंतु में कार्बनिक यौगिक पहुंच गया, यानी कार्बन पहुंच गया। अब जंतु जब मर गया, उसका विघटन हुआ, तो वापस कार्बन कहां चला गया? वायुमंडल में चला गया। ठीक इसी तरीके से जंतु जब श्वसन करता है तो CO2 छोड़ेगा, CO2 छोड़ेगा तो वह कार्बन कहां पहुंच गया? वायुमंडल में पहुंच गया। समझ में आ गया? इतना समझ गए? अब चलो ये 2 साइकिल समझ गए तो आगे बहुत आसान है। तो कार्बन जो है बच्चों वह कार्बोनेट के रूप में रहता है पानी में, CO3 के रूप में रहता है, कार्बोनेट के रूप में रहता है, चूना पत्थर के रूप में रहता है, यह भी इस रूप में भी कार्बन पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से जो पादप हैं बच्चों, उन्हीं पादपों से क्या बनता है? कोयला का निर्माण होता है। यह तुम पढ़े हो फॉसिल फ्यूल में, जीवाश्म ईंधन में, कि कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है जो कि पादपों के द्वारा, पादपों को जब कंप्रेस हो जाता है दाब, अधिक दाब और टेम्परेचर पर, तो वहां पर क्या बनता है? कोयले का निर्माण हो, जो कि लाखों साल लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से पादपों के द्वारा ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है, जंतुओं के द्वारा पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, उस रूप में भी कार्बन मौजूद है हमारे पृथ्वी पर। ठीक इसी तरीके से जो जंतु हैं, जो सल्की कार्बनिक कार्बोनेट है, वह सल्की के रूप में उनके शरीर में भी रहता है। तो इस तरीके से देखोगे कि कार्बन जो है हमारे पृथ्वी पर अजैविक घटक के रूप में अलग अलग तरीके से रहता है। जैसे कि यहां कार्बोनेट के रूप में, चूना पत्थर के रूप में, कोयला के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में कार्बन मौजूद है। अब पेट्रोलियम को यदि हम लोग जलाते हैं बच्चों तो CO2 मुक्त होगा और वायुमंडल में चला जाएगा, ये भी साइकिल हो गया। कोयला को जलाएंगे तो CO2 मुक्त होगा और ये वायुमंडल में चला जाएगा, ये भी साइकिल हो गया। इस तरीके से जो कार्बन है, कार्बन का चक्रण हो रहा है। तो तुम आराम आराम से एक एक को याद करना, ऐसा नहीं कि पूरा देख के पूरा एक ही साथ रटना शुरू कर जाओ तो तुम कभी जीवन में याद नहीं कर सकते हो। अब बच्चों एक और टॉपिक तुम्हें पढ़ना है और उसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो बच्चों ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस बच्चों यहां तुम देख सकते हो। बच्चों ठंडे प्रदेशों में यदि सब्जी लगाना है, पौधों को बहुत विस्तार से लगाना है, बड़े एरिया में लगाना है, तो वहां पर बच्चों शीशा का इस तरीके से एक हाउस बनाया जाता है जहां पर हरे हरे पौधे लगे रहते हैं। इसलिए इस हाउस को ब्लैक हाउस कहेंगे नहीं, येलो हाउस कहेंगे नहीं, रेड हाउस कहेंगे नहीं। अरे भाई सही बोला तुमने, इसे हम लोग बोलेंगे ग्रीन हाउस, हरा हरा हाउस। तो हरा हरा हाउस नहीं है, हाउस है शीशे का, देख सकते हो शीशे का या उस तरीके के मटेरियल का बना हुआ है। और इसके अंदर देख सकते हो कैसे पौधों को लगाया गया है, हरे हरे पौधों को उगाया जाता है। तो तुम बोलोगे कि ये क्या तरीका हुआ, ठंडे प्रदेशों में ऐसा क्या बात है कि क्यों ऐसे किया जा रहा है? क्योंकि बच्चों वहां ठंडा काफी ज्यादा होता है, और ठंडा काफी ज्यादा होता है तो उस तरीके से वहां पर ये पौधे उग नहीं सकते हैं। तो उनको खास कुछ टेम्परेचर चाहिए, कुछ गर्मी चाहिए। तो इस तरीके से हाउस बना के उसमें पौधे उगाने से बच्चों वहां गर्मी काफी बढ़ जाती है, और यदि यहां गर्मी बढ़ जाती है तो वहां पर उन पौधों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो ऐसा क्या बात है कि इसमें गर्मी बढ़ जाती है, यही हम लोगों को सीखना है। तो बच्चों यहां पर मैं एक चीज तुम्हें और बता देता हूं कि ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। तो ये तुम याद रखना, थोड़ा सा ये हिंदी इंग्लिश तुम जानना। तो यहां पर बच्चों जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर ये शीशे का घर है, तो अब ये शीशे का घर में ऐसा क्या प्रक्रिया होता है कि यह गर्म रहता है? तो यहां पर ध्यान से समझो। तो बच्चों यहां देख सकते हो यह सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश बच्चों आसानी से, सूर्य की किरणें हैं वो इस शीशे के अंदर आ जाती हैं। मतलब तुम जानते हो कि सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, सूर्य की किरणें या सूर्य का जो प्रकाश है विकिरण के रूप में होता है, तो वह विकिरण आसानी से इसमें क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। जब यह सूर्य का विकिरण प्रवेश करेगा तो वाजिब है कि यह जो रूम बनाया गया है, यह जो गृह घर बनाया गया वह गर्म होगा बच्चों। तो क्या होता है, इसका जो जमीन है, सरफेस है, वह भी क्या होता है बच्चों, गर्म होता है। और जब इसका भूमि सरफेस वह गर्म होता है बच्चों, तो वह क्या करता है, वह भी यहां पर
हीट के रूप में एनर्जी को रेडिएट करता है, यानी कि जब वो गर्म होता है तो वह भी हीट एनर्जी को रेडिएट करता है। और वह होता है अवरक्त किरण। वह क्या होता है बच्चों? अवरक्त किरण। और वह अवरक्त किरण, वह जो गर्मी है, वह इस शीशे के बाहर नहीं जा पाता है, इस शीशे के बाहर नहीं जा पाता और वहीं पर वो फंस जाता है, वहीं पर वो रह जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जब यह गर्म हो जाता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और फिर इसमें आसानी से फलों को, सब्जियों को और भी जो पौधे हैं उनको यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो बच्चों यही है तुम्हारा वह ग्रीन हाउस जिसे हम लोग बोलेंगे। और इस प्रकार का जो प्रभाव है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि हरित गृह प्रवाह। तो यहां पर अब समझना है कि ये तो यहां पर आपने समझा दिया, तो हमारे पृथ्वी पर ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है बच्चों, हमारे पृथ्वी पर भी जस्ट ऐसा ही हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है। तो यह हो गया हमारा पृथ्वी बच्चों, और यह इसका जमीन हो गया। जैसे कि ग्रीन हाउस में जमीन था, तो बोलोगे कि शीशा कहां है? यहां तो कुछ शीशा नहीं दिख रहा, वहां तो शीशा था। तो बच्चों यहां शीशा की जगह क्या काम करता है? तो यहां पर देखोगे जो वायुमंडल है बच्चों, वायुमंडल में क्या होता है? CO2 पाया जाता है, CH4 पाया जाता है, H2O यानी कि जल की जो वाष्प है वो पाए जाते हैं, फिर और भी कुछ गैसेस हैं जो पाई जाती हैं। तो ये जो गैसेस हैं बच्चों, यही एक आवरण बना रहे हैं। यहां पर यही क्या बना रहे हैं? एक आवरण बना रहे हैं जो शीशे की तरह काम करेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर जमीन हो गया, यहां पर क्या हो गया? शीशा हो गया। शीशा तो नहीं है लेकिन शीशे की तरह आवरण हो गया। अब और इन्हें बच्चों बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। इन्हीं का नाम क्या है बच्चों? ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें कुछ और गैसेज आती है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है और फिर ओजोन होता है, तो वह भी क्या होता है? इसी में आता है। लेकिन मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस गैस है वह क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ध्यान से अब सुनो क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा ठीक वैसे ही यहां पर भी होगा। तो सूर्य की किरणें जब आ रही होती हैं पृथ्वी पर बच्चों, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आ रही होती हैं तो बहुत सारी किरणें वायुमंडल में टकराकर पहले ही वापस लौट जाती हैं। ठीक है, बहुत सारा किरण वायुमंडल से टकराकर वापस चला जाता है। कुछ किरणें जब आती हैं तो वह भी बाउंस बैक कर जाती है, वापस लौट जाती हैं। लेकिन बहुत सारा जो किरण का भाग होता है उसे पृथ्वी क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और वापस ये रेडिएट करेगा, यानी कि वापस विकिरण के रूप में ये छोड़ता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे वहां शीशा के रूप में से आ रहा था और आने के बाद पृथ्वी अवशोषित कर रहा था, और शोषण के बाद वह उसको छोड़ रहा था, यहां भी वैसे ही हो रहा है। तो ये आया, पृथ्वी इसको अवशोषित किया, अवशोषित करने के बाद यह क्या कर रहा है? इसको वापस से छोड़ रहा है, विकिरण को छोड़ रहा है। लेकिन यह होता है अवरक्त। क्या होता है बच्चों? अवरक्त विकिरण। यह विकिरण अवरक्त विकिरण होता है। तो अब ध्यान से देखना, यहां पर ये जो गैसें हैं शीशा की तरह काम कर रही हैं, तो ये गैसें इस विकिरण को तो आने देती हैं, लेकिन यहां जो अवरक्त विकिरण है इसको ये वापस जाने नहीं देती हैं। यानी ये अवरक्त विकिरण वापस जैसे ही निकला तो ये क्या करती हैं? उसको जाने से, बाहर जाने से रोकती हैं। अब जब उसको बाहर जाने से इन अवरक्त विकिरण को रोकेंगी तो हमारा पृथ्वी क्या होगा बच्चों? गर्म हो जाएगा। तो यह एक तरीका है जिससे कि हमारा पृथ्वी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। एक और मैंने शुरू में ही बताया था कि यहां पर जो वायुमंडल है वह भी क्या करता है? कि इंसुलेशन का काम करता है और हमारा पृथ्वी गर्म रहता है। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CH4 की, H2O की, इन ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे हैं। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस के कारण यह क्या कर रहा है? एक आवरण की तरह बना ले रहा है, जिससे ये जो गर्मी है, ये जो गर्म विकिरण है, ये जो विकिरण है जो कि अवरक्त किरणें होती हैं, वह यहीं पर रह जाती हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं। तो जब ये बाहर नहीं जा पाती है तो हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे पीछे मैंने दिखाया, ये ग्रीन हाउस
नाम क्यों पड़ा, इसके चलते ग्रीन हाउस नाम पड़ा। ठीक ऐसा ही यहां भी हो रहा है बच्चों, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? हरित गृह प्रभाव कहते हैं, हरित गृह प्रभाव कहेंगे इसको। अब ध्यान से सुनो, तो अब यहां पर CO2 का लेवल नॉर्मल है, इन गैसों का लेवल नॉर्मल है, तो क्या होगा, तो यहां पर जितनी गर्मी रहनी चाहिए उतनी गर्मी रहेगी। क्या बिना गर्मी के पृथ्वी पर हम निवास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो गर्मी अच्छा है, ये पहले दिमाग में लगा लो। ऐसा मत सोचना कि यहां गर्मी हट गया, यहां एकदम खूब कड़ाकेदार ठंडी हो गई तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि CO2 का लेवल एक नॉर्मल स्थिति में है तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि CO2 का लेवल बढ़ते जाए, यदि वायु प्रदूषण बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हम लोग कोयले को जलाएंगे, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम को जलाएंगे, बहुत ज्यादा जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे, और कई कारणों से यदि CO2 का लेवल बढ़ते जाएगा, CO2 का लेवल क्या होगा बच्चों? बढ़ते जाएगा, तो ये गर्मी भी तो बढ़ेगा, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहेगा, गर्मी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, और इसी से हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्मीकरण। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? वैश्विक उष्मीकरण बोलते हैं। तो वैश्विक उष्मीकरण के कारण क्या होगा बच्चों? ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे, और भी हानिकारक प्रभाव देखे जाते हैं। तो ये जो वैश्विक उष्मीकरण है बच्चों, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर CO2 का लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो कैसे कैसे बढ़ सकता है? अभी जैसे मैंने बताया, तो यदि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यदि कोयला को बहुत ज्यादा जलाएंगे, पेट्रोलियम को बहुत ज्यादा जलाएंगे, या बोले जीवाश्म ईंधन का बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, तो CO2 का लेवल क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे CO2 का लेवल बढ़ते जाएगा, गर्मी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और ये पृथ्वी का गर्म होना, हमारे भूमंडल का गर्म होना ही, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैश्विक उष्मीकरण कहेंगे। इससे क्या होगा बच्चों? पृथ्वी का जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि होगा, और वह पृथ्वी के लिए क्या है? बहुत ही हानिकारक है। चोटियों पर जमी बर्फ ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वर्ष भर पिघलती रहती है। तो ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव अब तुम्हें समझ में आया होगा, इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, या बोलेंगे वैश्विक उष्मीकरण होता है, जिसको लेकर आज पूरी दुनिया बहुत चिंतित है और बहुत सारे प्रयास कर रही है कि कैसे इसको कम किया जाए। तो अब तुम्हें बहुत अच्छे से ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आ गया होगा। तो ये तो था कार्बन से रिलेटेड। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन चक्र। तो ऑक्सीजन चक्र तो और ही आसान है। तो ऑक्सीजन के बारे में यहां देख सकते हो, एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो वायुमंडल का ऑक्सीजन है बच्चों, वायुमंडल के ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं श्वसन में। जंतु क्या लेते हैं? श्वसन में। और श्वसन के बाद हम लोग क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। क्या देते हैं बच्चों? CO2। और फिर CO2 क्या होता है बच्चों? CO2 को कौन लेता है? पौधे लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उसका उपयोग करते हैं। CO2 को कौन लेगा बच्चों? पौधे लेंगे, प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करेंगे, और फिर पौधे जो हैं फिर ऑक्सीजन निकालेंगे, और ये वापस वायुमंडल में चला जाएगा। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो यहां ऑक्सीजन का साइकिल है। ठीक है, फिर से देखो, ऑक्सीजन कहां है बच्चों? वायुमंडल में है। वायुमंडल में ऑक्सीजन को जंतुओं ने लिया, जंतुओं का श्वसन हुआ तो श्वसन से CO2 मुक्त हुआ, CO2 प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हुआ, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 को लेते हैं। जो पौधे होते हैं बच्चों वो CO2 को लेते हैं, पौधे CO2 को लेते हैं, और ऑक्सीजन को बच्चों ये क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ऑक्सीजन इनसे निकलता है। तो इस तरीके से CO2 को लेगा, ऑक्सीजन को निकालेगा, तो ऑक्सीजन वापस कहां चला जाएगा? वायुमंडल में चला जाएगा। एक लाइन समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं। तो अब देखो, तो फिर से थोड़ा सा देखो, तो यहां पर वायुमंडल से श्वसन में ऑक्सीजन लिया जाता है, तो श्वसन के दौरान H2O भी मुक्त होता है। तो श्वसन के दौरान CO2 प्लस H2O
ये दोनों मुक्त होता है बच्चों। श्वसन के दौरान CO2 भी मुक्त होता है और H2O भी मुक्त होता है। अब H2O कहाँ यूज हो जा रहा है? यहाँ प्रकाश संश्लेषण में यूज हो जा रहा है, और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है और ऑक्सीजन वायुमंडल में जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सा है। अब थोड़ा सा और देखो, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है बच्चों, और साथ ही साथ यहां पर C6H12 और O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसको मनुष्य लोग ले रहा है, जंतु लोग ले रहा है, और जंतु लोग में श्वसन के द्वारा उसको तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के बाद फिर क्या निकल रहा है? श्वसन हो रहा है। तोड़ने ही को श्वसन कह रहे हैं, और उससे फिर CO2 निकल रहा है, और उससे क्या हो रहा है तुम्हारा? फिर यह चक्र चलता रह रहा है। तो इस तरीके से ये दो साइकिल यहां पर बनाओगे तो तुम इस साइकिल को बहुत आसानी से इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मैं समझा रहा हूं। यहां देखना, दो चीज हो रहा है। एक हो रहा है बच्चों कि C6H12O6, ठीक है, इसमें जुड़ रहा है ऑक्सीजन, और ये बन रहा है CO2 प्लस H2O, ठीक है। ध्यान से सीखो, मैं बता रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये है बच्चों कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन मिलकर इसको तोड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों श्वसन। क्या बोलते हैं? श्वसन। इसको बोलते हैं श्वसन। बड़ा अच्छे से देखो, ये है कार्बोहाइड्रेट, इसमें ऑक्सीजन मिला, टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनाया, ये बन रहा है श्वसन। इधर से क्या बन रहा है बच्चों? श्वसन। तो प्रकाश संश्लेषण जस्ट इसका उल्टा है बच्चों, इसका उल्टा है प्रकाश संश्लेषण। इसका उल्टा क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण, जहां पर CO2 और H2O उपयोग में लाया जाता है। CO2 और O2 को उपयोग में लाया जाएगा, और उससे बनेगा C6H12O6 और O2 बनता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देख सकते हो, ऐसे हो रहा है श्वसन और ऐसे हो रहा है प्रकाश संश्लेषण। तो इस तरीके से श्वसन और प्रकाश संश्लेषण, ये दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? चक्र चल रहा है। ये ऑक्सीजन यहां पर यूज हुआ, और यहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है। यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? देखो, निकल रहा है, और यहां पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। तो श्वसन में ऑक्सीजन को उपयोग में लाया जा रहा है। देखो, श्वसन में ऑक्सीजन उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। और तुम देखोगे कि यहां प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकल रहा है। इस तरीके से तुम इसको आसानी से समझ सकते हो। तो यहां पर और अच्छा से समझा दूं क्या? चलो और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हो, इसको यहां पर इस तरीके से यदि चित्र बना दिया जाए, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर वायुमंडल के ऑक्सीजन को श्वसन के लिए यहां पर जंतु ले रहा है, और जब ये श्वसन कर रहा है तो ये CO2 मुक्त कर रहा है, और साथ ही साथ H2O मुक्त कर रहा है। ध्यान से देखो, CO2 भी मुक्त कर रहा है और H2O भी मुक्त कर रहा है। उसको प्लांट्स ले रहा है। प्लांट्स क्या कर रहा है? एब्जॉर्व कर रहा है। जब प्लांट्स इसको एब्जॉर्व कर रहा है तो प्लांट में दो चीज बन रहा है, C6H12O6 बन रहा है, और साथ ही साथ क्या बन रहा है बच्चों? O2 बन रहा है। प्रकाश संश्लेषण में याद रखो, प्रकाश संश्लेषण में H2O उपयोग करेगा, CO2 उपयोग करेगा, और इसके द्वारा क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और साथ में ऑक्सीजन मुक्त होगा। तो ये जो ऑक्सीजन मुक्त हुआ वो कहां पहुंच गया? वायुमंडल में पहुंच गया। वायुमंडल से कहां पहुंच गया? जीवों में पहुंच गया, श्वसन के लिए। श्वसन से फिर क्या मुक्त हुआ? श्वसन जब होता है बच्चों तो उसमें H2O और CO2 मुक्त होता है। तो H2O और CO2 मुक्त हो गया, कहां पहुंच गया? प्लांट में। प्लांट से ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन निकल के कहां पहुंच गया? वायुमंडल में। वायुमंडल से सजीवों में, सजीवों से निकला H2 और CO2 कहां पहुंच गया? प्लांट में। बस यही साइकिल चल रहा है। तो बोलोगे कि ये कार्बोहाइड्रेट कहां गया? तो कार्बोहाइड्रेट को इसने खा लिया, और कार्बोहाइड्रेट ही जब टूट रहा है बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसे ही हम लोग श्वसन कहते हैं। ये बात ध्यान दो।
कार्बोहाइड्रेट जो है C6H12 जो है H12O6 वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट गया और टूटने के बाद ही वह क्या बनाता है, H2O और CO2 बनाता है। फिर से साइकिल चलाएं तो ये कार्बोहाइड्रेट खाया, ऑक्सीजन लिया, कार्बोहाइड्रेट टूट गया, टूट के बनाया H2O और CO2, उसको ले लिया प्लांट में श्वसन फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रकाश संश्लेषण, जिससे निकला ऑक्सीजन और क्या बना, कार्बोहाइड्रेट को ये खा गया, ऑक्सीजन को ये पी गया, पिया नहीं नाक से ले लिया और फिर ये तोड़ दिया, तोड़ के बना दिया H2 और CO2, फिर इसको प्लांट ले लिया। इस तरीके से ये साइकिल चल रहा है, इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। तो बहुत प्रयास किया मैंने इसको समझाने के लिए और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। तो बच्चों इसके बाद आ जाता है ओजोन परत। तो देख सकते हो बच्चों, हमारा जो पृथ्वी है उससे कई किलोमीटर ऊपर ओजोन का एक लेयर होता है। तो ओजोन क्या होता है बच्चों, O3, इसे ही हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन का 3 परमाणु यहां पर मिला होता है तो ओजोन बनाता है। तो ये जो ओजोन लेयर है यहां देख सकते हो बच्चों, O करके 3 ऑक्सीजन का ये लेयर है, यहां पर देख सकते हो बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं और ये ओजोन लेयर बन रहा है। जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो वातावरण है या बोलेंगे पर्यावरण है, उसमें जो वायुमंडल है उसका जो ऊपरी सतह है बच्चों, उस कई किलोमीटर ऊपर एक परत पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपर एक परत पाया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओजोन लेयर बोलेंगे। तो ये वायुमंडल में ही है, इस तरीके से तुम समझो, तो ये है ओजोन लेयर। पहला चीज समझ गए। तो क्या ओजोन गैस यहां भी पाया जाता है, यहां नहीं पाया जाता है, प्रयोगशाला में भले ही बनाया जाए लेकिन ओजोन गैस बहुत जहरीला होता है बच्चों। ओजोन गैस को हम लोग ले लें तो मृत्यु तक हो सकती है। तो ओजोन गैस बहुत जहरीला होता है, वो यहां पाया भी नहीं जाता है। वो कहां पाया जाता है, बहुत ऊंचाई पर पाया जाता है और पृथ्वी के चारों ओर वह एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है, सुरक्षा कवच बनाता है। तो क्या सुरक्षा करता है, तो ओजोन, यही क्वेश्चन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो ओजोन लेयर, ओजोन परत हमारे पृथ्वी की कैसे रक्षा करता है। अब यहां से एक अगला क्वेश्चन आया, तो इसके उत्तर में लिखोगे कि सूर्य के पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेता है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को यह क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यही इसका फायदा है। फिर से सुन लो, ओजोन लेयर सूर्य से आ रहे विकिरण में से कुछ विकिरण होते हैं पराबैंगनी विकिरण, उसको ये अवशोषित कर लेता है। समझ में आ गया। चलो तीसरा क्वेश्चन अब देखते हैं कि पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता तो क्या दिक्कत था, कोई प्रॉब्लम था? यस, यदि पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है बच्चों, तो ये अलग अलग जीवों को बहुत हानि पहुंचाता है। मनुष्यों में इससे मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, पौधों में नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इस तरीके से पराबैंगनी किरण बहुत घातक है। तो पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है, ओजोन परत रोकता है। क्या पराबैंगनी किरण हानिकारक है? बिल्कुल हानिकारक है। तो अब यहां पर हम लोग को देखना है, तो यहां पर हम लोग को यह समझना है कि पराबैंगनी किरण जो है उसको ऑक्सीजन ओजोन परत है वह रोकता है। तो फिर टेंशन क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि पराबैंगनी की ये जो ओजोन परत है वह धीरे धीरे कई जगह पे कम होते जा रहा है। तो अब नया क्वेश्चन तुम्हारा उठेगा कि भाई ये ओजोन परत कम क्यों हो रहा है, अब इसका जवाब दीजिए। तो ओजोन परत इसलिए कम हो रहा है बच्चों क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो बहुत सारे रसायन में पाए जाते हैं, वह बहुत सारे पदार्थों में पाए जाते हैं जो कि यदि इस ओजोन परत में जाते हैं तो इसको ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, तोड़ते जाते हैं। ये देखो ओजोन परत यहां टूट रहा है। तो इसके उत्तर में तुमको लिख देना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक यहां पर रसायन है जिसके कारण क्या हो रहा है, वह परत क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो क्लोरीन या फ्लोरीन तथा कार्बन से मिलने से बनने वाले यौगिक को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं और ये क्या कह रहा है, ओजोन परत को तोड़ रहा है। तो
तो इस केमिकल का उपयोग बहुत जगह पर होता है, जिसके कारण ये जब ओजोन लेयर तक जाता है तो वहां पर वह क्या करता है, उसको हानि पहुंचाता है। तो देख सकते हो इसका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, फिर तुम्हारा एसी में यूज होता था, फिर प्रेशराइज्ड केन में होता है। ये पदार्थ ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ओजोन परत में छेद होने लगा है। इससे हानिकारक विकिरणों को हमारे तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। तो यही सब बात था कि ये क्या हो रहा है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यदि ओजोन लेयर तक जाता है तो वह उसको क्या करता है, डिप्लीट करता है, क्षय करता है, उसको कम करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वाइज यदि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि ये ओजोन परत किस तरीके से हमारी सुरक्षा करता है। तो बच्चों, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है या ओजोन लेयर है, उसका अलग अलग क्वेश्चन बनता है, उन दोनों को मिक्स कभी भी तुम मत करना। तो देख सकते हो जो पराबैंगनी किरण मैंने बताया, उससे मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर, अन्य अनुवांशिक रोग भी हो सकता है। तो लगभग चीज मैंने तुम्हें बता दी। और यहां पर अब तुमको क्या करना है कि यदि तुम क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हो या कुछ और चीज पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे तुम्हें बना दूं। तो बच्चों, यदि तुम हमारे चैनल से रेगुलर पढ़ते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो। और यदि तुम्हें कोई प्रश्न है तो वह भी तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तुम डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हो और साथ ही साथ तुम प्लेलिस्ट को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में लगभग सारे चैप्टर्स 9th के मैंने बनाए हैं, तो वहां साइंस के सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।